नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अंकिता, टारगेट विद दिल्ली पुलिस, काजल, सुखविंदर, हिम्मत, कोशित, विनायक, सुनील, सुमन, अभिषेक, काजल, यश त्यागी, उसके बाद आंचल, मोहन सिंह, ऋषभ, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। फटाफट एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और आपको पता है कल मैं आपको पढ़ा रही थी संविधान संशोधन विधेयक। कल मैं आपको पढ़ा रही थी द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम जानेंगे और इसी में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। ये आपको आज ही पता चलेगा। तो देखो, संविधान संशोधन विधेयक अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो संसद के किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब किसी भी हाउस में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे ऑर्डिनरी बिल को करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो संसद के किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है और बेटा जी इस पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति होती है। समान शक्ति होती है इस बिल पर, इक्वल पावर है दोनों के पास, जैसे ऑर्डिनरी बिल में होती है। इक्वल पावर होती है इन दोनों के पास। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहां पे आगे बात करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन करना या संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। इसमें विधानमंडल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम यहां पे बात करते हैं, जैसे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस बिल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस बार राज्यसभा में। मान लीजिए कि ये बिल जो है ये आपका राज्यसभा में गया और यहां पर ये पेश हुआ, यानी इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इस पर चर्चा हुई, क्योंकि भाई पेश होने के बाद डिस्कशन होगा कि इस बिल में क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो बिल है ये आपका क्या होगा? पारित होगा। ठीक है, यानी पास्ड द बिल, पास किया जाएगा। अब बात आती है कि संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन जो बिल होता है वो आपका पास किस मेजॉरिटी से होता है? 2/3 मेजॉरिटी से। 2/3 मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से पारित होगा। 2/3 मेजॉरिटी कह लो या इसको आप स्पेशल मेजॉरिटी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष बहुमत। और आपका विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, आज सब समझाऊंगी आपको। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मान लो एक हाउस से ये पास हो गया, अब बेटा जी इसके बाद ये कहां जाएगा? मैम अब ये लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में क्या किया जाएगा? इसको सेम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर यहां पर चर्चा होगी और सिंपल सा है कि मैम फिर ये यहां से पारित होगा। और यहां से भी जब ये पारित होगा तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। फिर यहां से मैम ये सिग्नेचर के लिए जाएगा, सिग्नेचर। और सिग्नेचर किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का। तो क्या प्रेसिडेंट इस पर वीटो पावर का यूज कर सकते हैं? आप मुझे बताएंगे, क्या प्रेसिडेंट इस बिल पर वीटो पावर का यूज कर सकते हैं? यस या नो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन करें अपना आंसर। ठीक है, जल्दी से मुझे यहां पर बताएं कि क्या प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं?
क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं या इसे रिकंसीडर कर सकते हैं? बच्चा कह रहा है यस। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यस वाले बच्चे गलत हैं, नो वाले बच्चे सही हैं। मैंने आपको लिखवाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर राष्ट्रपति किसी भी वीटो पावर का यूज नहीं करते, बल्कि यहां पर जो आपके प्रेसिडेंट हैं, आपके जो राष्ट्रपति होते हैं बेटा जी, ये होते हैं बाध्य होते हैं, यानी आप कह सकते हो बाउंड कर दिया जाता है इन्हें। किसके लिए बाध्य होते हैं? सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर के लिए इनको बाउंड कर दिया गया है। और किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को कहा गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर साइन करना ही होगा। लेकिन ये तो हो गया एक सिंपल सा। अब क्या लोकसभा कोई और पावर नहीं यूज कर सकती? कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी लोकसभा है, ये लोकसभा ऐसा भी कर सकती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसको अस्वीकार कर सकती है। ये ऑप्शन भी इसके पास होता है, इसको ये रिजेक्ट कर सकती है ना? या फिर बेटा जी इस बिल को 6 माह तक अपने पास रख सकती है। 6 माह तक अपने पास रख सकती है। यह भी हो सकता है, अपने पास रख सकती है। ठीक है। या यह भी हो सकता है कि ऐसे संशोधन करे, ऐसे संशोधन यानी कि ऐसे अमेंडमेंट इस बिल में हो, ऐसे संशोधन करे जिससे राज्यसभा सहमत ना हो, जिससे राज्यसभा सहमत ना हो। तो मैम क्या होगा? तो क्या यहां पर भी जॉइंट सेशन आएगा? क्या आपका यहां पर भी जब डिस्प्यूट होगा तो क्या यहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल में आपका आया था, तो आप कहोगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में यहां पे ऐसा होगा? तो आप कहोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में से अगर इनमें से कोई भी कारण होता है तो जो बिल होता है वो समाप्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा तुरंत। यहां पर कोई जॉइंट सेशन नहीं आएगा, क्योंकि जॉइंट सेशन केवल ऑर्डिनरी बिल पर आता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ये बेटा जी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यानी हम कह सकते हैं कि सिग्नेचर करने के लिए वो बाउंड किस पे है? प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर। ठीक है, यानी जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं तभी कोई बिल कानून बनता है, अदरवाइज वो कानून नहीं बनेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं होती, वो किसी भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका संविधान में संशोधन जो है वो किस तरीके से होता है, तो आप यहीं पे लिखो संविधान संशोधन। आपका एक ये चैप्टर है, इसी में पढ़ लेते हैं हम, जब यहां पे डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन संविधान के पार्ट, या हम कह सकते हैं कि भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में। आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसा लिख सकते हो। और बेटा जी आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368 में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 में है। कहां से लिया है हमने? तो टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कहां से लिया है? तो टेकन फ्रॉम, आप कहोगे टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन को लिया है।
अब प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, ये बच्चे के पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो संशोधन होता है बेटा, ये आपका दो प्रकार से होता है, 2 टाइप्स। अब वो 2 टाइप्स कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देती हूं। पहला, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी जिसे आप कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत। इनमें से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। एक तो इस तरीके से होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे 3 तरीके से, नहीं 3 तरीके से नहीं होता। अभी मैं बताऊंगी कि 3 तरीके से क्यों नहीं होता। मैं अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगी विद एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी आप कहोगे विशेष बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, और आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। लिखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स, हाफ स्टेट्स, हाफ स्टेट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अगर मैं आपसे इनकी बातें कर रही हूं तो आप यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये तो हो गए 2 तरीके, लेकिन आपने 3 तरीका। मैम एक सिंपल मेजॉरिटी भी तो होती है। देखो, सबसे पहला होता है बेटा जी साधारण बहुमत, है ना। इसीलिए आप कह रहे थे 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से, सिंपल मेजॉरिटी। अब सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बेटा जी साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं होता। संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन नहीं होता। अगर आप कोई भी काम, कोई परिवर्तन संविधान में कर रहे हो और वो परिवर्तन आप सिंपल मेजॉरिटी से कर रहे हो तो वो कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन किसको माना जाता है, जो स्पेशल बहुमत के द्वारा किया जाता है। जैसे साधारण बहुमत का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो बेटा जी इसका एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 3, इसका एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 169। और ये आपके संविधान संशोधन नहीं होते, केवल संविधान में बहुत छोटे से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान में संशोधन आपका 2 तरीके से होता है, 3 तरीके से नहीं, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से तो कभी भी संविधान में संशोधन होता ही नहीं है। और एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। तो बेटा जी सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक मिनट, सिंपल मेजॉरिटी, मान लीजिए आपको कोई भी प्रस्ताव है वो साधारण बहुमत से पास करवाना है,
चाहे वो लोकसभा से पास करवाना हो तो चाहे राज्यसभा से। तो आपको ध्यान रखना है सदन की कुल सदस्य संख्या का, सॉरी आप क्या लिखेंगे, जैसे रवि आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, समझ नहीं पा रही हूं मैं, जल्दी से आप मुझे ये बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहले अपना क्वेश्चन पूछिए आप, ठीक है। तो आप कहेंगे साधारण बहुमत किसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो आपका जब प्रस्ताव पारित होगा तो कहां से होगा मैम, सदन में होगा, सदन में होता है, हाउस में होता है। तो आपका जो हाउस है, आपका जो सदन है, तो जब कोई प्रस्ताव पास होगा तो कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो उपस्थित होंगे, हाँ मैम, है ना, और आपके मतदान भी करने आएंगे। तो आप कहोगे प्रेजेंट और वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1, यानी अगर 400 मेंबर हैं, 400 प्रेजेंट हैं और 400 ने वोटिंग भी किया है, तो 200, ठीक है, कितने 200 और +1, तो 201 वोट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए, सिंपल। बेटा साधारण बहुमत से कैसे संशोधन होगा बताओ। अगर संशोधन साधारण बहुमत से होता तो नए राज्य का गठन, जैसे यूपी से उत्तराखंड, उसे संशोधन क्यों नहीं माना गया, उसे संशोधन क्यों नहीं माना गया, बताइए। साधारण बहुमत से अगर कोई भी प्रस्ताव पास होगा तो मान लो लोकसभा में आपके कितने मेंबर्स हैं, वर्तमान में कितने हैं, पहले मुझे बताइए वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं। मैंने आपको बताया मैम 543। अब 543 के 543 तो प्रेजेंट नहीं होते ना, कभी हो सकता है 400 आए, कभी हो सकता है 300 आए, कभी हो सकता है 250 आए। तो जो आपके प्रेजेंट होंगे, अब मान लो जब बैठक हो रही थी, जब वहां पे प्रस्ताव पारित होने की बात हो रही थी तो 350 लोग थे, लेकिन जब उसको पास करने की बारी आई तो वोटिंग करते समय उसमें केवल 300 लोग रह गए, तो 300 का देखोगे आप भाई, जितने लोग प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे उनका 50% +1, टोटल का नहीं। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 2 है, लिखा रहता है साधारण, उससे उससे केवल परिवर्तन होते हैं, साधारण परिवर्तन, उसको संशोधन नहीं कहते हैं। टोटल 543 है ना, तो 543 के 543 हमेशा थोड़ी प्रेजेंट होते हैं, जब कंपलसरी होता है प्रेजेंट होना तब वो प्रेजेंट होते हैं। अब आपकी क्लास में मान के चलो 2000 स्टूडेंट है, डेली थोड़ी 2000 बच्चे लाइव आते हैं, कभी कितने आते हैं, कभी कितने आते हैं। तो आपका जितने प्रेजेंट होंगे और जो वोटिंग करने वाले टोटल, उनको दोनों को मिलाया जाएगा और उसका 50% +1 अगर मिल जाएगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। बेटा अगर फोकस नहीं करोगे चीजों, आप मुझे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि अगर साधारण बहुमत से संशोधन होता है तो फिर आर्टिकल 169 को संशोधन क्यों नहीं कहते, आर्टिकल 3 को संविधान संशोधन क्यों नहीं कहते, बताओ। ठीक है, उसके बाद में आपका मैंने बताया कि आपका विशेष बहुमत है, एक मैंने आपको बताया विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे मैम हम 2/3 बहुमत भी कहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी भी कहते हैं, और आपके संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन इसी के द्वारा हुए हैं। लिखिएगा, संविधान में सबसे अधिक संशोधन, मैक्सिमम अमेंडमेंट
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, सॉरी, इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में सबसे अधिक संशोधन इसी बहुमत से होते हैं, इसी बहुमत से किए जाते हैं। और इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई हमें किस किस आर्टिकल में संशोधन करना होगा, तब हमें इस मेजॉरिटी की जरूरत होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत में, जैसे एग्जाम्पल, हमें आर्टिकल 54 में कोई परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत, हमें आर्टिकल 55 में कोई चेंज करना है तो विशेष बहुमत, खुद हमें आर्टिकल 368 में कोई चेंज करना है तो आपका विशेष बहुमत। इन सब में स्पेशल मेजॉरिटी, और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये उदाहरण दिए मैंने आपको कुछ और, ठीक है। तो आपका विशेष बहुमत क्या होता है मैम? देखो, विशेष बहुमत में होता है कि पहले जो सदन है, सदन यानी कि हाउस, तो जो सदन होता है उसके कुल सदस्यों का, जिस सदन से पास हो रहा है उसके कुल सदस्यों का, यानी टोटल मेंबर्स का चाहिए पहले यहां पर 50% प्लस 1। यहां पे टोटल मेंबर्स का कितना चाहिए? 50% प्लस 1। 2 बार बहुमत लिया जाता है यहां पर। और उसके बाद में बेटा जी, जब ये प्रस्ताव पारित होगा, जब प्रस्ताव पारित होगा तो बेटा जी उपस्थित और मतदान का, उपस्थित और मतदान का कितना चाहिए? उपस्थित और मतदान यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 इतना चाहिए हमको। यानी अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो उसमें केवल 1 बार मेजॉरिटी चाहिए, यहां 2 बार। यहां पे 2 बार कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए, मान लीजिए लोकसभा, इसमें 543 मेंबर्स हैं, तो पहले इनका 50% प्लस इतना चाहिए। फिर मान लीजिए प्रेजेंट एंड वोटिंग के समय आए हैं 300, तो इनका 2/3। यह होता है स्पेशल मेजॉरिटी, यह होता है विशेष बहुमत। इससे संविधान में संशोधन होता है। आर्टिकल 54 में कोई चेंज करोगे तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। रवि, जो गवर्नर वाला आप पॉइंट बोल रहे हो वो मैंने आपको ठीक लिखवाया है बेटा, 158 नहीं होगा, 158 नहीं होगा, आप चेक करो खुद से, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो आप यहां पे एक और चीज देखें। आपका फिर मैंने लिखवाया एक बहुमत और होता है जिससे संविधान में संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्यों का समर्थन। एक मिनट रुकना बेटा। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इसके नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें तो ऑलमोस्ट सारे होते हैं। ये यहां से हटा देना, ये इसके होंगे जो मैं लिखवाने जा रही हूं। आधे राज्यों का समर्थन, ये इसके एग्जाम्पल्स थे, मैंने पहले ही लिखवा दिए, सॉरी। आधे राज्यों का समर्थन यानी स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। अब देखो इसमें क्या एग्जाम्पल लिख लो, पहले वही एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 368, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है मैम? तो इसमें देखो, पहले तो मैंने विशेष बहुमत तो आपको समझाया, मतलब टोटल का क्या चाहिए? टोटल का 50% प्लस 1।
फिर चाहिए मैम प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। और फिर मैम हमारे पास 28 स्टेट्स, सॉरी हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो 28 में से कितने स्टेट्स का हाफ बोला है ना मैंने, तो मैम 28 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा 14, यानी 14 राज्यों की सहमति चाहिए। जैसे आर्टिकल 54 में क्या है, तो मैम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी इसमें आपका बताया गया है कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेगा, यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर हमें इसमें कोई भी चेंज करना है तो हमें पहले विशेष बहुमत से इसे पास कराना होगा और उसके बाद आधे राज्यों की सहमति हमें इस पे लेनी होगी, तब जाकर कहीं ये आपका जो है आप कह सकते हो कि परिवर्तन यानी संशोधन होगा। विनय कह रहे हैं लूसेंट में 3 टाइप लिखा है, मैंने भी तुम्हें 3 टाइप तो लिखवा ही दिया है, साधारण, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन संविधान में संशोधन 2 तरीके से ही होता है। ठीक है, संविधान में संशोधन 2 तरीके से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं ना, आंसर दो अगर आपके पास लॉजिक है तो, कि अगर साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन होता है तो आर्टिकल 3 को संविधान संशोधन क्यों नहीं मानते, बताओ मुझे। मोहन सिंह जी बेटा मैंने अभी तो बताया था आपको कि संविधान में संशोधन करना संसद का काम होता है, विधानमंडल का नहीं। तो ये आपके तरीके 3 होते हैं, लेकिन संशोधन किसको मानोगे, संशोधन उसी को तो मानोगे जिसमें संशोधन माना जाएगा। जब आपका यूपी से अलग उत्तराखंड बना तो वो संशोधन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो साधारण बहुमत से किया गया है, और साधारण बहुमत से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। आप इसको कहीं पर भी जाकर सर्च कर लो। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, बिल्कुल अमर, आर्टिकल 169 में पढ़ाऊंगी अभी आपको, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें। ठीक है, अब मुझे यह बताओ यहां तक समझ में आया कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था। स्पेशल मेजोरिटी यहां भी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी पहले में भी चाहिए, लेकिन यहां पर जो आपके आर्टिकल 54 है, 55 है, 368 है, अगर इनमें चेंजेस होंगे तो इसमें हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। भाई विशेष बहुमत तो आपने कई जगह पढ़ा है, जैसे आपने राष्ट्रपति को हटाना है तो विशेष बहुमत से हटेंगे, जजेस को हटाना है तो विशेष बहुमत से हटेंगे। सबसे ज्यादा संशोधन भी आपके संविधान में विशेष बहुमत से होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है, तो आगे हम चल सकते हैं और आगे हम यहां पे बात करते हैं कि ये तो आपका संविधान संशोधन हो गया है, संविधान में संशोधन हो गया है। अब हम बात करते हैं बेटा जी, आपके संविधान में संशोधन चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बजट की, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आपके संविधान में कहा जाता है। अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 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 फोकस होकर पढ़ लीजिए। देखो, अगर मैं बात करती हूं तो मैं लिखकर पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चा टेंशन में आ जाता है कि मैम पीडीएफ से तो नहीं पढ़ाएंगी। चलो, सबसे पहले आप यहां पे ये ध्यान रखो कि जिसको आप आम भाषा में कहते हो बजट, क्या कहते हो आप इसको, बजट। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि संविधान जो है, संविधान इसको क्या कहता है, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इसको कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण, आपके संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब इसमें आखिर क्या होता है मैम? तो बेटा जी ये जो स्टेटमेंट होता है, इसमें आपकी जो सरकार होती है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है, वो सरकार आपको बताती है कि एक वर्ष में, कौन से वर्ष में? वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष कौन सा होता है मैम? इसे हम कहते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर, कि एक वित्तीय वर्ष में, और ये वित्तीय वर्ष आपका शुरू होता है बेटा जी 1 अप्रैल से, और कब तक रहता है? 31 मार्च तक। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो सरकार है वो कितना खर्चा करेगी और कितनी उसको इनकम होगी, मतलब आय कितनी होगी और एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये पूरा मेंशन करके आपके सामने प्रेजेंट कर देती है। एक्सपेंसेस कितने खर्चे होंगे, आपको पूरे साल का बता देती है। जैसे कि भाई आपका हेल्थ सेक्टर में कितना खर्चा होगा, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्चा होगा, डिफेंस में कितना खर्चा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मैम जो खर्चे होते हैं वो भी दिखाती है और उसको इनकम कहां कहां से होगी ये भी दिखाती है। पूरे साल का हमारे सामने एक स्टेटमेंट सरकार, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रेजेंट करती है, लेकिन संविधान इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, संविधान इसको क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आता है इससे क्वेश्चन कि ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी परिभाषा कहां पर है, इसकी डेफिनेशन, यानी कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसकी डेफिनेशन बेटा जी आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 112 में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे बात करते हैं बच्चे, तो आप ध्यान रखेंगे कि अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसे पेश कौन करता है? पेश कौन करता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो बजट है इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर पेश किया जाता है। तो यहां पे कौन कहता है? प्रेसिडेंट। कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर ये स्टेट में होगा तो मैम वहां पे गवर्नर, प्रेसिडेंट की जगह। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं राष्ट्रपति के कहने पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या लिखा है? 2017 के पूर्व भारत में 2 तरह के बजट पेश होते थे। तो आपके यहां पर 2017 से पहले अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के बजट होते थे। लिखना, 2017 से पहले 2 तरह के बजट थे। 2 तरह के बजट, जिसमें एक होता था आम बजट, जिसे हम कहते हैं जनरल बजट, और एक होता था बेटा जी रेल बजट। एक होता था रेल बजट। ये 2 तरह के बजट आपके यहां पर इंट्रोड्यूस होते थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया? इनको कर दिया मर्ज, इनका कर दिया विलय। और कब किया गया? 2017 में। यानी इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया? दोनों को मिलाकर आम बजट कर दिया। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? आम बजट। अब आपका रेल बजट अलग से इंट्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि जनरल बजट के साथ ही इंट्रोड्यूस होता है। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा।
अभी बताइए मुझे, अभी बताइए बेटा। अभी बताइए जरा। अभी बताइए, अभी ठीक है? अभी बताइए। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर अभी भी ठीक नहीं होगा तो फिर मैं वाईफाई चेंज करती हूं। बताइए जल्दी से, अभी बताइए, फिलहाल ठीक है या नहीं? अब ठीक है? अगर अगेन होगा तो फिर हम वाईफाई चेंज कर देंगे, ठीक है? आगे चलिए। तो अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो विलय है, इस विलय को अगर हम बात करते हैं कि भाई विलय किया जाएगा, ये सहमति कब बनी थी? तो विलय की सहमति बनी थी 2016 में। विलय को सहमति कब दी गई थी मैम? 2016 में। और विलय लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2017 में। तो 2017 में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो 2017 में आपके बजट को मिलाकर एक ही कर दिया गया था, जिसे आप आम बजट के नाम से यानी जनरल बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं बजट को लेकर। देखो, एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इंडियन बजट। क्या क्वेश्चन आता है? फादर ऑफ इंडियन बजट, फादर ऑफ इंडियन बजट। बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो बताते रहिए। बजट के पिता मतलब भारतीय बजट के पिता, भारतीय बजट के पिता कौन है? तो आपको बता दूं कि वो था एक अंग्रेज, जेम्स विल्सन, क्योंकि इसने सबसे पहला बजट भारत का पेश किया था। जेम्स विल्सन, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। इसने क्या किया था? भारत का पहला बजट पेश, भारत का पहला बजट पेश कब किया था? 1860। लिखिएगा, फर्स्ट इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड इन 1860। इसीलिए इसे कहा जाता है जेम्स विल्सन भारत का आपका जो है भारतीय बजट का पिता था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे आपके आर के शनमुखम चेट्टी, आर के शनमुखम चेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। पीसी महालनोबिस नहीं होगा बेटा। जेम्स विल्सन फादर, और आपका कब किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने? 1947। फिर आता है गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत यानी रिपब्लिकन इंडिया, इसका पहला बजट, इसको पेश किया था बेटा जी जॉन मथाई, जॉन मथाई 1951 में, 1951 में। मोरारजी देसाई नहीं बेटा जी, जो सॉरी 50 करना, गणतंत्र भारत पूछा है ना, सॉरी 1950। अब आते हैं, मोरारजी देसाई वाला फैक्ट भी लिखवाऊंगी, टेंशन मत लो, सारे फैक्ट पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। तो स्वतंत्र भारत का किसने किया, गणतंत्र भारत का किसने किया, उसके बाद बजट पेश करने वाली
पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी बेटा जी? इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ये पहली महिला थी जिन्होंने भारत का, अगर हम बात करते हैं, रुक जाओ मैं वाईफाई चेंज कर देती हूं। चलो अब नहीं रुकेगी, वाईफाई चेंज कर दिया है मैंने, एक बार और रिफ्रेश कर देती हूं वीडियो को। ठीक है, अब नहीं रुकेगी। चलो अब नहीं रुकेगी बेटा, चेंज कर दिया है। तो बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, यानी जो फुल टेन्योर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, तो लिखिएगा फर्स्ट फुल टेन्योर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी। अगर केवल पूछा जाएगा फर्स्ट फीमेल तो इंदिरा गांधी जी, और अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट फीमेल फुल टेन्योर तो फिर प्यारे बच्चे निर्मला सीतारमण जी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, मोरारजी देसाई वाला फैक्ट जो है, सबसे अधिक बार मैक्सिमम टाइम बजट पेश किसने किया? बजट पेश, तो वो थे बेटा जी मोरारजी देसाई, 10 टाइम्स, 10 बार, 10 बार कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सेकंड सबसे अधिक बार किसने किया? सेकंड नंबर पर सेकंड मैक्सिमम टाइम निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी इन्होंने किया है। बताओ कितनी बार किया है निर्मला सीतारमण जी ने? मोहन सिंह जी, बजट हर फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट होता है, अभी तो बताया है मैंने। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से मुझे, कितने टाइम्स किया है निर्मला सीतारमण जी ने? 8 टाइम्स, 8 बार। ठीक है, 8 टाइम्स, 8 बार। अब बजट के बारे में आपने जाना, बजट क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कौन पेश करता है, कौन करवाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूं बेटा जी विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, इसको जरा ध्यान से समझना।
एक क्वेश्चन आपको बहुत, विनियोग विधेयक क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, और इसके बारे में आर्टिकल 114 में बताया गया है। जैसे अब ध्यान से सुनो, आपको मैंने बताया है कि एक संचित निधि होती है, बताया है कि नहीं? संचित निधि, किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की संचित निधि, ठीक है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, दो क्वेश्चन का आंसर, इसमें पैसा कौन लाता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इस पर किसका नियंत्रण रहता है? इस पर किसका नियंत्रण रहता है, यानी कि कंट्रोल। इससे पैसा किसकी सहमति से निकाला जाता है? इन तीन क्वेश्चन के आंसर मैं क्लास में दे चुकी हूं, इसीलिए इन तीनों का मैंने आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है। अगर आप इनका आंसर दे दोगे, बहुत बढ़िया। मैम, कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा डालती है वो कौन डालती है? सरकार। वेरी गुड अभिषेक, कौन डालती है? सरकार। सरकार चाहे टैक्स के थ्रू पैसा लाए, चाहे किसी से लोन ले, चाहे कोई ट्रेड करे, कंट्रोल राष्ट्रपति वाले बच्चे गलत हैं, संसद वाले बच्चे सही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का कंट्रोल रहता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे, ना कि इस पे। और सबसे इससे पैसा किसकी सहमति से निकाला जा सकता है? मैम, संसद की। तो संसद की सहमति से पैसा निकालने के लिए जिस विधेयक को पेश किया जाता है उसे कहते हैं विनियोग विधेयक। देखो क्या लिखा है, संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी एप्रोप्रिएशन बिल आपकी संसद में आएगा, उसके बाद प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि आपकी सरकार पैसा निकाल सकती है। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, ये जो विनियोग विधेयक है, मैम ये पेश कहां पर होता है? तो बेटा जी ये पेश होता है लोकसभा में, और इसको आपका पारित भी कहां से करवाया जाता है? पारित भी होता है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा ही जनता का सदन होती है। तो संसद की अनुमति का मतलब है कि विनियोग विधेयक को पास करवाना, एप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाना। ठीक है। सरकार को पैसा क्यों चाहिए? खर्चा करने के लिए। भाई उसको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, हेल्थ सेक्टर में खर्चा करना है, डिफेंस सेक्टर में खर्चा करना है, तो पैसा तो चाहिए ना। लेकिन पैसा निकालने के लिए अनुमति किसकी चाहिए? संसद की। और संसद की अनुमति लेने के लिए क्या लाना पड़ेगा? ये एप्रोप्रिएशन बिल। ये कहां पर पेश होगा? लोकसभा में। कहां से पारित होगा? लोकसभा से। यह आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में ही ये बिल आता है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा ही जनता का सदन है। तो सरकार इसमें पैसा कमा के डालती जरूर है, लेकिन अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकती, मर्जी चलेगी संसद की। और अगर ये बिल लोकसभा से पास नहीं हुआ तो यह माना जाता है कि जो आपकी लोकसभा में सरकार का विश्वास है वो खत्म हो गया है। इस बिल का पास ना होना भी सरकार के लिए एक नेगेटिविटी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सरकार का पैसा निकालने के लिए कौन सा बिल पास कराना पड़ता है? मैम हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है। अब यहां पे आपका संसद में शुरू होता है आपकी प्रक्रिया। एक जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कौन पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उत्तर कौन देता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो प्यारे बच्चे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि संसद में एक शुरू होता है प्रश्नकाल, जिसे आप कहते हैं क्वेश्चन आवर।
क्वेश्चन आवर, और इसका समय आपके संसद के अंदर रहता है मतलब 11 से 12 बजे तक। कितने बजे से कितने बजे तक? 11 बजे से 12 बजे तक इसका समय रहता है। इसमें आपका प्रश्न बच्चा पूछेगा मुझसे कि कौन पूछता है, प्रश्न कौन पूछता है, और मैम प्रश्न का उत्तर कौन देता है, प्रश्न का उत्तर कौन देता है। ये दो क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में हमेशा आते हैं, तो ध्यान से सुनो। प्रश्न पूछता है एमपी और उत्तर देता है मिनिस्टर यानी मंत्री। जैसे महंगाई का मुद्दा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चंस होंगे। बेरोजगारी का मुद्दा होगा तो मंत्री, जो कोई भी मंत्री उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा उससे क्वेश्चन होगा। तो ये आपके प्रश्न और उत्तर यहां पर पूछे जाते हैं, और प्रश्नकाल का समय 1 घंटे का होता है। और बेटा जी इस प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न होते हैं, 3 तरह के प्रश्न। एक होते हैं बेटा जी तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चंस, इन पर एक स्टार बना हुआ होता है, ठीक है, तारा बना हुआ होता है, इनको कहते हैं तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। क्या बना हुआ होता है इस पे? मैम स्टार। कौन पूछेगा? एमपी। क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ होगा तो एमपी जब इस क्वेश्चन को पूछेगा तो मिनिस्टर समझ जाएगा कि ये तारांकित प्रश्न है, और मिनिस्टर जो इसका उत्तर देगा यानी कि आंसर, तो वो फिर किस फॉर्म में देगा? ओरल फॉर्म में, ओरली देता है यानी मौखिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शून्यकाल भी बताएंगे सात्विक, थोड़ा पेशेंस रखो। फिर दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड, इन पे स्टार नहीं बना होता क्वेश्चन, और इनका जो आंसर दिया जाता है वो दिया जाता है लिखित यानी रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, यह आपको ध्यान रखना है। और एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, एक होते हैं मैम अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और इनका भी आंसर कैसा होता है? आंसर होता है मैम इनका ओरली यानी मौखिक रूप से। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इनका आंसर भी दिया जाता है मौखिक रूप से। और एक आपने सुने होंगे बेटा जी पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब होता है? तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस पर पूछे जा सकते हैं जिनके आंसर ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं। क्यों? क्यों मैम? तो ध्यान से सुनो। पूरक प्रश्न में क्या होता है कि मान लीजिए कोई मंत्री ने प्रश्न पूछा, तो उस मंत्री ने वो जो आपको आंसर दिया उस आंसर में से क्वेश्चन पूछना, वही होता है पूरक प्रश्न, ठीक है। इसको मैं लिखवा कल दूंगी आपको क्योंकि टाइम हो चुका है स्टैटिक जीके का, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।